पूरी रीढ़ की हड्डी होती है वो ऊपर से टेढ़ी ज़्यादा होती है, एस की तरह होती है, सी की तरह होती है। टीबी की जो मामलात होते हैं उस वजह से जो रीढ़ की हड्डी पे असरात होते हैं, यानी हड्डियों की जो टीबी होती है, स्पाइन की जो टीबी होती है, इसको बुनियादी तौर पे पॉट्स डिजीज़ भी कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनफर्टिलिटी यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक रोज़मर्रा की बीमारी से है। बहुत ज़्यादा केसेस देखने में आए हैं कि कर्वेचर ऑफ स्पाइन के जो केस हैं बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। कर्वेचर ऑफ स्पाइन सबसे पहले हम देखते हैं कि है क्या। जब भी रीढ़ की हड्डी के अंदर टेढ़ापन हो जाए या उसके अंदर खून पैदा हो जाए या रीढ़ की हड्डी के अंदर कुबड़ापन पैदा हो जाए, रीढ़ की हड्डी यानी सीधी ना रहे, उसके अंदर टेढ़ी मेढ़ी होना शुरू हो जाए तो उसको कर्वेचर ऑफ स्पाइन कहते हैं। कर्वेचर ऑफ स्पाइन जो है वो आमतौर पे देखा गया है कि जो यंग बच्चे होते हैं, 10 से 20 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, उनमें ज़्यादा होती है। उसकी एक वजह ये होती है कि ये बच्चे ग्रोथ कर रहे होते हैं, उनकी ग्रोथ हो रही होती है और उस वजह से क्या होता है कि मुख्तलिफ वजूहात की वजह से उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर कुब निकलना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कैफियत को कर्वेचर ऑफ स्पाइन कहते हैं। इसकी बुनियादी तौर पे 3 बड़ी इकसाम हैं। जो पहली किस्म है इसको कहते हैं स्कोलियोसिस, और जो दूसरी किस्म होते हैं इसको कहते हैं काइफोसिस, और तीसरी जो किस्म होती है इसको लॉर्डोसिस कहते हैं। तो स्कोलियोसिस से मुराद ये है कि जो रीढ़ की हड्डी है इसकी जो शक्ल होती है वो या तो सी टाइप होती है या एस टाइप होती है। आप लफ्ज़ पे गौर करें तो आपको इसकी कैफियत समझ आ जाएगी कि यानी स्कोलियोसिस यानी एस टाइप, यानी जो पूरी रीढ़ की हड्डी होती है वो ऊपर से टेढ़ी ज़्यादा होती है, एस की तरह होती है या सी की तरह होती है। तो ये केसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद जो काइफोसिस होता है उसके अंदर जैसे के लिखा जाता है उसको उल्टा करें तो यानी जो जो थोरासिक एरिया होता है वो बहुत पीछे निकल आता है, टेढ़ा हो जाता है, तो उसको काइफोसिस कहा जाता है। तीसरे नंबर पे जो लॉर्डोसिस होता है उसमें यह होता है कि जो निचला हिस्सा होता है, सर्वाइकल का एरिया होता है, वो अंदर की तरफ मुड़ जाता है और उसमें यानी एल को जैसे उल्टा करते हैं तो उस तरह की कैफियत हो जाती है। तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। जो सबसे बड़ी एक वजह यह भी होती है कि यानी जो लोग बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाते हैं, आइसक्रीम वगैरह या और मुख्तलिफ किस्म का ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं, या उसकी एक और बड़ी जो मरकज़ी वजह है वो टीबी के अंदर स्पाइन के अंदर टीबी हो जाती है। टीबी की जो मामलात होते हैं उस वजह से जो रीढ़ की हड्डी पे असरात होते हैं, यानी हड्डियों की जो टीबी होती है, स्पाइन की जो टीबी होती है, इसको बुनियादी तौर पे पॉट्स डिजीज़ भी कहा जाता है। तो और भी जेनेटिक काज हो सकती हैं, पैदाइशी मामलात में भी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो सकती है, स्पाइना बाइफिडा होता है, या जो सेरिब्रल पॉल्सी होती है, या उसके अलावा और जो यानी मुख्तलिफ जो नर्वस सिस्टम की बीमारियाँ होती हैं, तो उस वजह से भी जो है ना रीढ़ की हड्डी के ऊपर असरात आ सकते हैं और कर्वेचर ऑफ स्पाइन हो सकते हैं। अब इसकी आम अलामात ये होती हैं कि यानी एक जो ये शोल्डर ब्लेड ऊंचा होता है, एक नीचे होता है, उसके अंदर टेढ़ापन पैदा हो जाता है, या जो दोनों टांगे के ऊपर हिप जॉइंट्स होते हैं, एक ऊंचा होता है एक नीचा हो जाता है, चलने फिरने में मसाइल होते हैं, इन उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, रोज़मर्रा की लाइफ मुतासर हो जाती है। तो ये आम रोज़मर्रा की अलामात होती हैं जिससे रीढ़ की हड्डी में दर्द हो सकता है या सांस की तकलीफ होती है। ज़ाहिर है लंग्स के ऊपर जब प्रेशर होगा कर्वेचर ऑफ स्पाइन की वजह से तो सांस खराब हो जाता है। तो इसी तरह करके और भी मुख्तलिफ यानी मरीज़ को बुखार होना शुरू हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है।
अब इसकी हम देखते हैं कि होम्योपैथिक तरीका इलाज के अंदर इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है। तो कर्वेचर ऑफ स्पाइन के हवाले से अगर आप इसकी सबसे बड़ी मेडिसिन के ऊपर अगर हम जिक्र करें तो वो सलेशिया है। सलेशिया जो दवाई होती है ये बोन की बहुत बड़ी दवाई है और कर्वेचर ऑफ स्पाइन की बहुत बड़ी दवाई है। बल्कि मैंने पहले जिक्र किया था कि पॉट्स डिजीज़ यानी जो हड्डियों की टीबी होती है, जो स्पाइन की टीबी होती है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, उसकी एक सलेशिया बहुत बड़ी दवाई है। और ज़्यादातर केस जो है वो कर्वेचर ऑफ स्पाइन के जो होते हैं वो सलेशिया में फॉल करते हैं। आप सलेशिया 30 में सुबह दोपहर शाम भी दे सकते हैं। सलेशिया 6X में भी गहरे केसेस में काम करती है। इसी तरह करके हम देखते हैं कि दूसरे नंबर की जो बड़ी दवाई होती है वो कैलकेरिया कार्ब है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो उसके अंदर जो स्coliosis का भी लिखा गया और ख़ास करके जो कुबड़ापन होता है यानी कई फोसेस के जो केसेस होते हैं उसमें भी कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। कैलकेरिया कार्ब के अंदर ये होता है कि जो यानी बोन की जो फॉर्मेशन होती है यानी हड्डियाँ जो बनने का अमल होता है उसके अंदर जो यानी खुराक वगैरह जिस्म के अंदर सही तरह अब्जॉर्ब नहीं होती तो बोन फॉर्मेशन का अमल मुतासर होता है। उससे क्या होता है कि जब नौजवान बच्चों के अंदर जब हड्डियाँ ग्रोथ करती हैं तो वो फॉल्ट होता है, न्यूट्रिशनल फॉल्ट होता है, तो वो क्या होता है कि हड्डियाँ ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा जो तीसरी बड़ी दवाई है वो है जी कैल्शियम फ्लोर है या कैलकेरिया फॉस है। कैलकेरिया फ्लोर वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है जहाँ पे हड्डियों के अंदर ट्यूमर्स होते हैं। ठीक है, जब ट्यूमर बनता है तो हड्डी ख़राब होना शुरू हो जाती है, स्पाइन ख़राब होना शुरू हो जाती है। इसमें यह होता है कि हड्डियों के अंदर बहुत ज़्यादा सख्ती शुरू हो जाती है तो कैलकेरिया फ्लोर वहाँ पे काम आती है। कैलकेरिया फॉस भी पतले सूखे मरीजों में काम आती है। कैलकेरिया फॉस खास तौर पे वहाँ आती है जहाँ पे इंजरी वगैरह होती है, हड्डी टूट जाती है, फिर आगे उसके अंदर बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो कैल्शियम का जो ग्रुप है ये कर्वेचर ऑफ स्पाइन में बहुत अच्छा काम करता है। कैलकेरिया सल्फ में भी इसके अंदर यानी इस्तेमाल होती है जहाँ पस वगैरह हड्डी के अंदर बन जाती है, कैलकेरिया सल्फ काम आती है। एक और दवाई होती है कर्वेचर ऑफ स्पाइन के वाले से एसिड फास। एसिड फास का नुक्ता ये है कि यानी एसिड की जो बॉडी के अंदर कमी होती है उस वजह से यानी ये जैसे अमीनो एसिड वगैरह की जो खराबियाँ होती हैं और मल्टीपल एसिड्स होते हैं, ठीक है, पीएच लेवल डिस्टर्ब होता है तो उसमें एसिड फास काम करती है। एसिड फास वैसे भी यंगस्टर के अंदर ग्रोथ के वाले से, ठीक है, यानी हड्डियों के वाले से, स्पाइन के वाले से अच्छा काम करती है। उसके अलावा और भी दवाइयाँ मुख्तलिफ अपनी इलामात के मुताबिक हो सकती हैं, लेकिन इसमें हमने ये ध्यान रखना है कि अगर पैदाइशी मामला है तो कार्सिनोसन की एक डोज देंगे। अगर सिफिलिटिक और भी बॉडी के अंदर कोई नुक्स है तो सिफलिनियम सीएम की एक डोज देंगे। आरामेट हर केस में एक आध डोज जनरल दी जा सकती है। मैंने बताया था कि जो टीबी की हिस्ट्री हो या टीबी उस मरीज को हो चुकी हो या उसके असरात मौजूद हों तो उसमें ट्यूबरकुलिनम की एक आध डोज या ड्रोसा की एक आध डोज जो है वो ज़रूर हर केस में दें। उसके अलावा जो बाकी दवाइयाँ मैंने अपने तजर्बे के मुताबिक बताई हैं इन दवाइयों को फोकस करें। तो बाज़ औक़ात हड्डियों के अंदर डिजनरेशन जर्नल लेवल की भी होती है, उसमें एसाफोटिडा भी काम करती है। तो इंशाल्लाह कर्वेचर ऑफ स्पाइन के वाले से जो मुनासिब मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपसे शेयर किया है। तो इसमें ये होता है कि अगर बीमारी छोटे ग्रेड की हो तो उसमें एक्सरसाइज वगैरह भी की जाती है, ठीक है, यानी स्टेज 1 लेवल की डिजीज़ हो तो एक्सरसाइज से भी काफ़ी फ़ायदा होता है, योगा वगैरह करें या उसके अलावा, ठीक है, इन दवाइयों से भी यानी फ़ायदा तो ज़रूर होगा लेकिन साथ एक्सरसाइज छोटी मोटी उससे भी फ़ायदा होता है। तो इंशाल्लाह मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से
जो रूटीन में केसेस आते रहते हैं या कोई भी मटीरियल मेडिका के वाले से है या रेपर्टी के वाले से है, जो भी एक्सपीरियंस होगा इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। आप इन चीज़ों को होम्योपैथी की प्रमोशन के लिए ज़रूर शेयर किया करें और जो मेरा चैनल है इसको ज़रूर जो है ना लाइक ज़रूर करें ताकि हम मिलजुल के होम्योपैथी के ऊपर काम करते रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।